What is the first film you remember seeing? First film I saw because I was taken to that film कि इसको बच्चे को किसके पास छोड़ के जाएं, इसलिए इसको लेके जाओ फिल्म दिखाने के लिए। फिर हमने स्टार्ट किया फिल्में देखना, तो हमें सैटरडे को मैटनी शो हुआ करता था, वाला होता था, तो वी हैड टू पिक अप द फिल्म। तो हम उस ज़माने में ये फाइटिंग की पिक्चरें जो होती थी उस ज़माने में, नादिया, जान का आवाज़, भगवान दादा, ये हिंदी में जो समय तलवारबाजी की पिक्चरें बनती थी, हंटर वाली, साइकिल वाली, मोटरसाइकिल वाली, ये सब बहुत मज़ा आता था देखने में। वो जो फिल्में जो मैंने देखी हैं, पुरानी फिल्में जो देखी हैं, अंग्रेज़ी की और हिंदी की, और थोड़ा सा मुझे एक एडवांटेज ये है कि मेरी मेमोरी भी अच्छी थी, तो उसका जो मटेरियल था वो मैंने बहुत यूज़ किया। हमेशा कहीं ना कहीं जहाँ भी कुछ उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो मुझे उन फिल्मों का कुछ सीन याद आता था, और थोड़ा बहुत बदल के, थोड़ा बहुत चेंज करके आई हुई उसको राइट कॉन्टेक्स्ट में मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। कि शोले में मेरे कॉइन है, वो एक फिल्म थी गार्डन ऑफ ईडन, उसमें था, और उसमें यह कि ये सिचुएशन में पोजीशन थी कि लड़की को छोड़ के आओ, एक आदमी उनको यहाँ होल्ड करे, और जब वो वापस आता है तो ही इज़ डेड, और वो कॉइन देखता है तो पता लगता है दोनों तरफ से हेड। तो आई पर्सनली एंड वेरी स्ट्रांगली फील कि देयर इज़ नथिंग ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी इज़ द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। एक बात बताइए, डू यू रिमेंबर एनी फिल्म्स जिनका आप पे इम्पैक्ट हुआ हो, चाहे टेम्प्रेरी या परमानेंट, आपके क्राफ्ट पे नहीं, पर किसी और बात पे, किसी खाने पर, बिल्कुल, आपने पॉलिटिक्स, फिलॉसफी। अच्छा जो सवाल पूछा आपने, एक फिल्म ऐसी है रिचर्ड ऑटनबराज गांधी, मैंने यूरोस में फिल्म देखी थी, और मैं आपसे कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रहा हूँ, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, कि जब मैं इस फिल्म की सीढ़ी चढ़ के फिल्म मैंने देखी, और जब मैं उसी सीढ़ी से उतर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म देख के मैं कुछ बेहतर आदमी बन के उतर रहा। आप अभी भी काफ़ी फिल्में देखते हैं या? मैं बहुत फिल्में देखता हूँ, एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु से विद प्राइड कि मैं तो फिल्म देखता नहीं हूँ। अरे ये हमारा बिजनेस है, मैं फिल्में देखता हूँ, मुझे फिल्म पसंद आती है, और जो फिल्म पसंद आती है उसको मैं अपनी, जो भी मेरे पास अपनी ट्रॉफीज़ जो मुझे मिली हैं स्क्रीन प्ले की, स्टोरी की, डायलॉग्स की, वो मैं अगर किसी का काम मुझे पसंद आता है मैं उसको बुला के देता हूँ। और मुझे हर फिल्म में कोई ना कोई अच्छी बात लगती है, जो ख़राब फिल्में हैं जो नहीं भी चलती उनमें भी मुझे कुछ ना कोई अच्छी बात लगती है, वो मैं पिकअप कर लेता हूँ, और वो मैं अपनी मेरी मेमोरी में हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं अब वो फिल्म तो याद नहीं रहेगी इसलिए कि नहीं चली, मगर उसका वो सीन अगर मैं कहीं यूज़ करूँगा तो कोई सोर्स भी नहीं ढूंढ सकेगा कि कहाँ से आया, इसलिए कि उसको किसी ने देखा ही नहीं। कोई ऐसा सीन मुझे डिस्क्राइब करके बताइए, चाहे आपने मतलब जो आपने ना लिखा हो, लेकिन जो आपको लगता है बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है। दीवार, जंजीर, शक्ति, शोले, त्रिशूल, नाम, ये मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन दिया है। उस दौर की जो फिल्में थी, दे रिफ्लेक्टेड द सोशियो इकोनॉमिक preoccupations of a time, you know, when you see the films of 70s, when you see the film of 40s, अगर वो आप रोमांटिक ड्रामा भी देख रहे हैं तो एक बहुत अच्छा अंदाज़ा लगता है कि उस वक्त सोसाइटी में क्या चल रहा था। आज की जो फिल्में आप देखें, वो क्या कहती हैं हमारी सोसाइटी, जो ऑडियंस है उनके बारे में? देखिए, ये कहना कि अब हमने अगर फिल्म बना रहे हैं नहीं चल रही हैं या बहुत अच्छी फिल्में नहीं हैं, तो ये जब से दुनिया बनी है, जब से ये दौर चल रहा है, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि दीवार की स्क्रिप्ट 15 दिन में हमने कंप्लीट की, 15 दिन के अंदर भी डायलॉग्स दीवार की स्क्रिप्ट कंप्लीट की, दी एंड लगा के दिया, और फिर उसमें कोई ऐसे खास मेजर चेंजेस नहीं आए, उसको शूट किया गया। बट कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि एक स्क्रिप्ट पे स्ट्रगल करते करते 9 महीने बाद उस पर काम बंद कर दिया, ये आगे नहीं बढ़ती। इंटरनेट के ज़माने में जब हर कंटेंट फ्री है, आप नेट पे जाके कुछ भी देख सकते हो, फिर भी एक सेंसर बोर्ड की ज़रूरत है, आपको लगता है? नहीं, क्या है सेंसर बोर्ड की? मुझे तो लगता है कि एक चेक तो ज़रूरी है, इसलिए कि फिर ओवरबोर्ड चले जाएंगे। लोगों में अगर वो एक आ जाए, चीज़ आ जाए कि सब हर आदमी अपने आप एक चेक रखेगा कि यहाँ तक ये काम मैं नहीं करूँगा, इससे सोसाइटी पर गलत असर पड़ेगा, इसको मैं कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, सेक्स को मैं कमर्शियली एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, जहाँ तक सेंशुअलिटी है, जहाँ तक
या एस्थेटिक है, मैं दिखाऊंगा एस्थेटिकली। मगर कितने लोग ऐसे होंगे जो एस्थेटिकली और सेंसुअली दिखाने का उन्हें टैलेंट होगा, कि कोई लोग हैं वो तो नंगा कर देंगे, वो उसको कौन रोकेगा फिर? वो सोसाइटी हमारी अनफॉर्चुनेटली उस लेवल तक पहुंची ही नहीं है कि जहां हम अपने आप पे एक सेल्फ चेक रखें। एक स्क्रीन राइटर के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्टोरी टेलिंग जानना, ह्यूमन साइकोलॉजी जानना या क्राफ्ट जानना? तीनों चीज़ें ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हैं, स्ट्रक्चर जानना, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी जानना क्या आप कहेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि हर चीज़ का खुदा ने आदमी को एक टैलेंट दिया। मेरी वाइफ पेंट करती है, मैं सीधी लाइन नहीं खींच सकता, वो टैलेंट बेटे में आया है, सलमान में आया है। उसने कहीं से कुछ सीखा नहीं, मगर वो पेंट कर देता है और उसको एक पैशन भी है उसका, वो कभी रात को आता है वो पेंटिंग करता है। मैं लिखता हूँ, भगवान ने मुझे एक छोटा मोटा लिया है टैलेंट, तो वो मुझे कहाँ से आया, कब आया, ये मुझे इसका कभी नहीं। मैं कॉलेज में जो मेरे दोस्त थे उनके मैं लव लेटर्स लिखता था, समझे आप? तो लड़कियों का उस ज़माने में करीब तो आती नहीं थी लड़कियाँ लेटर पास हो जाते थे, दूर से इशारा कर लिया। जब वो लड़की पिक्चर के आ जाती थी तो वो लड़का उसी दिन टिकट बुक करके चला जाता था, उसको देख लिया और गाड़ी में टाइमिंग्स देख लिए, कब स्कूल जाती है, वहाँ खड़े हो गए कुछ करके, कंगा उंगा करके खड़े हो गए। तो उस वक्त जो हम अंधों में काने राजा थे, तो हम उनके लेटर लिखते थे, वो लेटर लिखते थे और वो कोई इरादा नहीं था और कोई ख्याल नहीं था और ना ही एम्बिशन थी राइटर बनने की, समझा? बचपन में एक एम्बिशन थी कि क्रिकेट खेलेंगे। वहाँ आए, अच्छा खासा लेवल तक खेल चल गए, उसके बाद कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, स्टेगनेंट हो गए। तो कहा कि नहीं, क्रिकेट में कुछ होने वाला नहीं है, तो फ्लाइंग करनी शुरू कर दी। ये लाइसेंस ले लिया, पायलट भी हो गए। फ्लाइट में भी ऐसा लगा कि सर्किट लैंडिंग करो, जो कमर्शियल फ्लाइंग है उसमें इतने रिस्ट्रिक्शन है कि आप कोई होशियारी कर नहीं सकते। आप वो वॉर पिक्चर देख के ऐसा लगता है लड़की के घर के ऊपर से लो फ्लाइंग के निकला टाइप है, वो सब यू कांट डू इट। वो बड़ी रोमांटिक जो फिल्में बनती वो सब नहीं। जब एक्टर बनने आए तो ऐसा लगा कि दिलीप कुमार की दुकान बंद करवा देंगे, वहाँ से कॉपी वॉपी करते थे, एक्टिंग के बारे में थोड़ी समझ थी, मगर वो कुछ हुआ नहीं। तो इतना सारा यहाँ 7-8 साल जब तक मैं गुजार चुका था, आई हैड बिकम ओवर एज फॉर IPS एंड ऑल दोज एग्जाम्स एंड ऑल दैट। तो मैं क्या करता, एंड इंदौर बीइंग अ स्मॉल प्लेस में वहाँ जाता तो आई वुड हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक 7 बरस के बाद के हीरो बनने गए थे। तो एक रीज़नेबल एजुकेशन थी, ग्रेजुएशन किया था, MA भी ज्वाइन किया था और पढ़ता था, मेमोरी अच्छी थी, पिक्चरें देखता था। तो आई थॉट कि आई शुड राइट। अच्छा, वो जिनके मैं लेटर लिखता था वहाँ, जब मेरी एम्बिशन में नहीं थी राइटर बनने की, जब मैं बॉम्बे आया तो वो सब बर्बाद हो गए। वो उनके लेटर का स्टैंडर्ड इतना पुअर हो गया कि लड़कियों ने शादी कर ली। कि वो सब के सब देवदास हो गए। तो सबसे ज़्यादा लिखने में क्या मज़ा आता है? डायलॉग्स आपको पर्सनली? द फन पार्ट वाज द डायलॉग्स और वाज इट क्राफ्टिंग अ सीन, कैरेक्टर्स? कैरेक्टराइजेशन, और वही हमारा फोटो था, कैरेक्टराइजेशन। हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों के अंदर कैरेक्टराइजेशन बहुत कम होते थे। एक आदमी का बाप भी मर गया और दूसरे सीन में जाके भंगड़ा भी कर रहा है, बाप का मर्डर हो गया और दूसरे सीन में मूछ लगा के भंगड़ा कर रहा है विलन के डैन के अंदर। अमिताभ बच्चन दीवार में गाना नहीं गाया, कोई कॉमेडी नहीं, जंजीर के अंदर भी गाना नहीं गाया, लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा, एक कैरेक्टर के अंदर रहा। इसी वजह से दिलीप कुमार साहब ने ये जंजीर को रिफ्यूज़ किया कि ये कैरेक्टर स्ट्रेट जैकेट कैरेक्टर है, इसमें मुझे कुछ करने को नहीं करता, भाई परफॉर्मेंस नहीं, उसका वो स्ट्रेट जैकेट होना ही एक परफॉर्मेंस का। ये एक आदमी जो है एक ही मूड में थ्रू आउट फिल्म में रहेगा, वही उसका परफॉर्मेंस है। एंड ही रिग्रेटेड ऑल्सो, जब पिक्चरें हुई और हमने उनके साथ एक फिल्म की, सक्सेसफुल फिल्म की, 2 सक्सेसफुल फिल्म की, क्रांति और शक्ति, तो उन्होंने कहा मुझे 3 फिल्में लिखने का छोड़ने का बहुत अफसोस है अपने करियर में, एक बेजू बावरा, एक प्यासा और एक जंजीर। हमने कभी नहीं सोचा कि ये फिल्म यहाँ चलेगी, वहाँ नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी, वहाँ नहीं चलेगी। आज ये मेट्रो की फिल्म है,
ये मल्टीप्लेक्सेस की फिल्म है, समझे, ये सिंगल सिनेमा में नहीं चलेगी, इसको NRI नहीं देखेगा, ये NRI की फिल्म है। अभी अच्छी फिल्म हर जगह चलती है और इसी कॉन्सेप्ट से मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ पैसे मिल गए। तो जब दबंग कंप्लीट हुई तो उन्होंने कहा कि ये फिल्में ओवरसीज़ में नहीं चलती, ये फिल्में मेट्रो में नहीं चलती। मुझे फिल्म पसंद आई। अब उसका जो ऑफ़र हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मिला नहीं। मैंने कहा कि इतना तो पैसा जो ऑफ़र कर रहे हैं इतना तो मिल ही जाएगा, तो हम ही रिलीज़ करते हैं। वी यूज़ टू राइट स्क्रिप्ट ऑफ आवर चॉइस, म्यूचुअल कन्विक्शन, एक डायरेक्टर के साथ कि बहुत अच्छा आइडिया, इसकी स्क्रिप्ट बनाते हैं और उसमें बहुत काम करते थे, उसकी राइट कास्टिंग करते थे, मेहनत करते थे, उसको फिल्म बनती थी। और मनी यूज्ड टू बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड वर्क। द थिंकिंग हैज़ चेंज, और ये थिंकिंग सिर्फ फिल्म में चेंज नहीं हुई है, पूरे हिंदुस्तान में चेंज हो गई है। पूरे हिंदुस्तान का ईमान पैसे पे आ गया कि पैसा कहाँ से मिलेगा। मतलब झूठ बोलने को भी इतना बड़ा गुनाह समझता था, और वो किसकी वजह से था? वो किसी बड़े लीडर की वजह से या किसी की वजह से नहीं था। वो उस घर में एक माँ हुआ करती थी। वो जो माँ है आजकल सिर्फ फिल्मों में दिखती है, और घर की जो माँ है वो क्लब में दिखती है। मैंने एक मरतबा बचपने में, मेरी उम्र होगी 7-8 बरस की, मैंने एक ठेले में से एक आदमी सामान लेके आता था, एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली। तो मेरी मदर को पता लगा कि मैंने चोरी कर ली, चाबी की मोटरसाइकिल। अल्टीमेटली आई हैड नो चॉइस बट टू से, मुझसे बोला भी नहीं गया। आई बिकेम श्योर कि मामा जी मैंने आपकी गाड़ी से ही चोरी की। सब बच्चे हंसने लगे, सब ताज्जुब हुआ। उसने मेरे हाथ से छीन के अंदर पटक दिया, मेरी तरफ एक हिकारत की नज़र से देखा। मैं भागता हुआ अपने कंपाउंड में आया, और वो हंसी जो बच्चे हंस रहे थे वो मेरे साथ कितने दिनों तक रही, ये कहना नहीं है। गुडनेस विच यूज्ड टू बी नॉर्मल थिंग, यू हैव टू डू गुड, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट विल बिकम एबनॉर्मल। दूसरी चीज़ें जो है, हेरा फेरी, प्रूफरी, बेईमानी, वो नॉर्मल है। आपको पता है वाई आई डिडंट गो अन्ना हज़ारे के उसमें फंक्शन के अंदर मैं क्यों नहीं गया? बहुत से मेरे दोस्त दिख रहे थे, वो अपनी शक्ल दिखाने आए थे और कैमरे के सामने बार बार आके खड़े होते थे, और एक लार्ज बहुत बड़े एक मजमे का कहीं ना कहीं पार्ट बनना चाहते थे पूरी इंटरनेट के ऊपर, सारी दुनिया के अंदर उसका हंगामा हो गया था। अपने आप से पूछें कि इस करप्शन का पार्ट है कि नहीं? willingly or unwillingly, haven't this were sucked into this corruption? I ask myself कि मैं जाके क्या करूँगा? मैं बताऊँगा कि मैं भी इसका एक पार्ट हूँ करप्शन का। willingly unwillingly मैंने पैसे दिए हैं। अब मैं उन लोगों का नाम तो नहीं रिवील कर सकता जिनको पैसे दिए, मगर मैंने पैसे दिए हैं। हर काम कराने के मैंने पैसे दिए, और लीगल काम कराने के, लेजिटिमेट काम कराने के बाद कोई इलीगल काम नहीं कराया मैंने लाइफ में। मैं आपसे बिल्कुल 110% लीगल काम, मेरे पास पेपर्स हैं, मेरे पास सब कुछ है, वो काम नहीं होता। जो वैल्यूज़ आप लोगों में इंट्रिंसिक थी वो आपके काम में थी। आपने लिखने में ये लिख के शुरुआत नहीं की कि हम वैल्यूज़ लिखेंगे, लेकिन जो आपकी वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ द फॉर्मेशन, दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ वॉट एवर कैरेक्टर्स यू हैव रिटन, वॉट एवर सिनेमा, वॉट एवर आर्ट यू हैव रिटन, राइट? Without values, can there be a cinema? Can a cinema which is only entertainment and craft, craft से भी मैं टेक्नोलॉजी की बात करूँ, टेक्नोलॉजी का बहुत अब एक स्वे हो गया है सिनेमा, can that cinema survive without values? Can there be an art form which is devoid of values? नहीं, सिनेमा में कोई ऐसा पर्टिकुलर सिनेमा है ये बिल्कुल गलत बात है। हर किस्म का सिनेमा ने सर्वाइव किया, समझा। आर्ट फिल्में बनती थी, वो भी चलती थी, उनके बजट अलग होते थे, इकोनॉमिक्स में फ़र्क होता है। लेकिन सर आपकी जो कमर्शियल सिनेमा थी उसमें भी वैल्यूज़ थी। वो उनमें भी वैल्यूज़ थी। वही बता रहा हूँ आपको कि आप जो विटामिन की गोली जो खाते हैं वो अंदर से बहुत कड़वी होती है, उसको पैलेटेबल बनाने के लिए उसके ऊपर शुगर कोटिंग होती है या उसके ऊपर एक कैप्सूल होती है। तो हमारी भी जो मैसेज जो थी वो हम नाच गाने एंटरटेनमेंट के साथ देते थे, और ये सिनेमा का हमेशा नेचर रहा है। और ये सिनेमा के पहले से भी नेचर है, जो हमारा फोक फॉर्म्स होते थे। सिनेमा बना है जब से ये कि हम आपको एंटरटेन करके मैसेज दें, और वो आज भी और वो हमेशा रहेगा। इसलिए कि आप अगर उसमें सिर्फ मैसेज देंगे, अरे बहुत पर्दा सुनाया,
50 मरतबा सुना है। तो वो बहुत ज़रूरी है, उसकी मैसेज, उसकी थीम बहुत ज़रूरी है, उसी के ऊपर पूरी कहानी जुड़ी है। उसमें अगर आप गाने डाल दीजिए, डांस डाल दीजिए, विलन डाल दीजिए, वैम डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, मगर वो जो अंदर का जो धागा है उसके बगैर पॉसिबल नहीं है कि वो सब चीज़ें जुड़ी। तो वो तो हमारे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा लोगों ने ये कोशिश की है, पर कई मरतबा वो हार जो है वो उसका धागा दिख गया है। वो इतनी अच्छी तरह से उसमें इतने फूल नहीं पिरोए हैं तो दिख गया। नहीं तो है तो कोशिश यही कि अब हमारी फिल्मों में इमाम का कैरेक्टर होता था जिसने गांव के लिए सेक्रीफाइस कर दी। क्यों? कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन की एक मैसेज होती थी कि इस गांव में एक मुसलमान भी है जो बहुत शरीफ आदमी है, जो गांव के लिए देने के लिए तैयार है, वो आपका दुश्मन नहीं है। मुग़ल आज़म में भी एक राजपूत कैरेक्टर था, वो आपका दुश्मन नहीं है, वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है, समझे आप? उसकी मदद मांगते भी हैं, और मधु वाला को वहाँ से उठा के लेके भी आता है, समझा? तो ये जो है ये शांताराम जी के ज़माने से नहीं, उससे पहले के ज़माने से ग्रेजुअली नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये 2-3 छोटी छोटी फिल्मों से मैसेज जाती हैं, और ये जो बड़े बड़े जो ये फैनेटिक और जो फंडामेंटलिस्ट और जो ये कम्युनल माइंडेड लोग हैं, इसमें कई मतलब तो क्रिएट किए जाते हैं राइट करवा, और इनके लिए 40-50 आदमी मरने की कोई वैल्यू नहीं कर। ये वो जो पॉलिटिशियन जो है या वो जो एक आदमी है जिसको कि इसमें कहीं ना कहीं तो इसके झगड़े के अंदर उसका फ़ायदा तो है।